नाज़रीन, एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आ रही है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड सतह का हमला इजरायली फौज के ऊपर किया गया है। और इजराइल ने जब से ये एग्रेशन शुरू किया है ट्रंप के दौरे के बाद, और फिर उसको एस्केलेट किया, उसको एक्सपैंड किया, उस दरमियान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के मुख्तलिफ हमले जब इजरायली फौज के ऊपर जारी रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है और उसके अंदर सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इजरायली फौज की हुई हैं। और उसमें जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं वो बहुत ही हैरानकुन हैं। और उसने इजरायली आर्मी को पूरी तरह से हिला के रख दिया है और उसने जो एक हैबत कायम की थी इस नए एग्रेशन से कि पता नहीं इजराइल क्या करने वाला है। तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी पावर शो की है वो बहुत ही गैर मामूली है और बहुत ज्यादा इनकी कैजुअलिटीज हुई। अगली बात सुनिए, इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया गया है। इस नए एग्रेशन में यह पहला मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जो हिट हुआ है। और इजरायली एयरफोर्स जो वहां पर इवैक्यूएशन करने के लिए आई तो रेजिस्टेंस ने ऐसा हमला किया कि इजरायली फौज जो है वो इवैक्यूएशन तक नहीं कर सकी। डेड और वुंडेड सोल्जर का दुनिया की वन ऑफ द टॉप एयरफोर्स कही जाती है इजराइल की, वो वहां पर अपने डेड और वुंडेड जो फौजी हैं उनको इवैक्यूएट नहीं कर सकी, बल्कि रेजिस्टेंस ने एक हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। तो ये बहुत ही गैर मामूली हमला हुआ है और इस जंग में इसका बहुत इंपैक्ट है, क्योंकि नेतन्याहू ने जो ये एग्रेशन शुरू किया है अंदर से तो एक मुखालफत है। अब जब इतनी बड़े स्केल के पर कैजुअलिटीज हुई हैं और दुनिया ने देखा है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तो अभी भी ये कैपेबिलिटीज रखती है, तो जाहिर बात है इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और इसके साथ एक और बड़ा वाकया हुआ है। मैथ्यू मिलर जो कि स्पोक्स पर्सन थे स्टेट डिपार्टमेंट के बाइडेन टाइम के अंदर, और जिस तरह से वो डिफाइन करते रहे इजराइल के वॉर क्राइम्स को, अब चूंकि वो फारिग हो गए हैं और मैथ्यू मिलर ने पब्लिकली आकर ये कहा है कि इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है कि बाइडेन इंतजामिया के वो लोग जो वहां पर हर जुल्म को डिफेंड कर रहे थे अब वो उसका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, पब्लिकली आकर कह रहे हैं कि इजराइल ने जो है वो वॉर क्राइम्स किए हैं। तो ये वेस्ट के अंदर एक बड़ी फिनोमिनल तब्दीली जो है इस वक्त हम देख रहे हैं और वहां पर जंग बहुत एस्केलेट हो गई है। नेटो ने जो रशियन बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, यानी रशिया के साथ बहुत सारी नेटो स्टेट्स के बॉर्डर्स लगते हैं, ऊपर फिनलैंड से लेकर और बाल्टिक से लेकर नीचे पोलैंड से लेकर इन तमाम मुल्कों के अंदर और बाल्टिक सी के अंदर नेटो ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं और जो फ्रंट लाइंस है वहां पर अपने फौजी डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। और संडे के बाद से एस्केलेशन बहुत अगली सतह के ऊपर चली गई है। उधर रशिया जो है वहां पर मीटिंग्स हो रही हैं। रशिया ने संडे के अटैक का भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है, जो कि जवाब आना है। सारी बात है ये कि रशिया की तारीख का ये सबसे बड़ा हमला है जो उनके ऊपर हुआ है और रशिया इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो रशिया की जो डेटरेंस है वो ऑन स्टेक है और दूसरा रशिया तो फिर इस तरह से ड्रेन हो रहा है, यानी जैसे सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर आया और लड़ते लड़ते जब ड्रेन हो गया और कोलैप्स हो गया, तो यहां पर तो रशिया की जो फोर्स है वो इसी तरह से हिट कर रहा है नेटो वाया यूक्रेन का कवर लेकर नेटो जो है वो रशिया को हिट करता चला जा रहा है। तो वो तो इस तरह से ड्रेन हो जाएगा और पुतिन जो है वो पॉलिटिकली भी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है और रशिया एज अ कंट्री ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी डेटरेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अभी रशिया में फैसले हो रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्या वो जंग यूक्रेन में लिमिट करेंगे, हमले मजीद किस तरह से करेंगे, या फिर नेटो को हिट करेंगे। नेटो ने एक्सरसाइज जो है वो फ्रंट लाइंस के ऊपर जो है वो शुरू कर दी हैं और साथ रशिया जो है वो ईरानियन शहीद ड्रोन जो है वो खरीदने जा रहा है, मजीद ड्रोन खरीदने जा रहा है, क्योंकि इस जंग के अंदर ड्रोन का किरदार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ईरानियन ड्रोन बहुत इफेक्टिव साबित हुए हैं। मजीद ड्रोन रशिया जो वो ईरान से एक्वायर करने जा रहा है और ईरान और जो अमेरिका की टॉक्स थी उसमें जो प्रपोजल अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजा गया था वो ऑलमोस्ट फिलहाल फेल हो गया है। ईरान उसको रिजेक्ट करने जा रहा है क्योंकि उसके अंदर वही शरारत रखी गई हैं जो ईरान को काबिल कबूल नहीं है। तो उधर से IAEA की रिपोर्ट मौजूद है जो नेतन्याहू की मर्जी के मुताबिक आई है, इजरायली लॉबी की, और वो जो मिलिट्री जो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है जो दुनिया में जंगें करवा कर फायदा कमाते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक वो रिपोर्ट आई है। इधर से ये प्रपोजल रिजेक्ट होने जा रहा है और एक उनको ये भी है कि ईरान रशिया की हेल्प कर रहा है, तो ये कशीदगी यहां पर होने जा रही है, यानी यूक्रेन और मिडिल ईस्ट इस वक्त दोनों जो हैं वो बहुत ही आप कह लें कि सेंसिटिव घंटों से गुजर रहे हैं। एक ऐसे घंटे जो इनको किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मजीद ड्रैग कर सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है इसको बहुत एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे और सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो हेडलाइंस रेजिस्टेंस की सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ये इजरायली एग्रेशन के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इसके ह्यूज इंपैक्ट्स हैं
और इसमें एक तरफ तो कैजुअलिटीज के इंपैक्ट्स हैं और दूसरा इंपैक्ट यह है कि जो मुजाहरा किया गया है जिन अनबिलीवेबल कैपेबिलिटीज का, जिस तरह उन्होंने इजरायली फौज को इवैक्यूएट करने से भी रोका, ये अनबिलीवेबल है। जिस तरह का एम्बुश उन्होंने लगाया। नाज़रीन, ये जबालिया का जो इलाका है जो बहुत तबाहशुदा है, जहां पर बहुत ज्यादा बमबारी हुई है, ये रेफ्यूजी कैंप था और हमें याद है कि जब पहली बमबारी वहां पर हुई, जब पहला बम जबालिया कैंप के अंदर गिरा, हमें याद है। और उसके बाद फिर जिस तरह से बमबारी वहां पर होती चली गई, फिर डिस्प्लेसमेंट हुई। और जबालिया जो सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है और बिल्डिंग्स है और मतलब बहुत रशी इलाका है, तो इन्होंने मलबे का ढेर किया उसको। उस जबालिया के अंदर फलस्तीनी रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद है और वहां पर एम्बुश लगाया गया। अच्छा, इनका एक बड़ा कॉन्वॉय वहां पर जा रहा था जिसके अंदर इजरायली मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 ऑफिसर्स मौजूद थे। एक बड़ा कॉन्वॉय था, कोई बड़ा अग्रेशन वो जबालिया के अंदर इस इलाके में करने जा रहा था, कोई कंट्रोल करने जा रहा होगा या डिप्लॉयमेंट करने जा रहा होगा, और काफी ज्यादा गाड़ियां थी। तो सबसे पहले इनकी जो हमर मिलिट्री व्हीकल है उसको हिट किया गया और उसके बाद जो बाकी फोर्सेस थी उनके साथ क्लैशेस शुरू हो गए। उसके अंदर इनकी कैजुअलिटीज हुई। फिर उसी इलाके में एक हाउस के अंदर इनकी फौज कोई डिप्लॉय थी, उनको हिट किया गया और फिर फौरी तौर पर इजरायली जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं वो फौजियों को इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने आकर बमबारी शुरू कर दी। सबसे पहले जब ये इवैक्यूएशन के लिए आते हैं तो शदीद बॉम्बिंग करते हैं और उसके बाद स्मोक छोड़ते हैं और उसके बाद ये इवैक्यूएशन करते हैं। तो काफी ज्यादा इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे, एक हेलीकॉप्टर नहीं, एक से ज्यादा भेजे। उन्होंने हैवीएस्ट बॉम्बिंग इस इलाके में की। उसके बावजूद जो है वो अपने फौजी यहां से इवैक्यूएट नहीं कर सके। ये इतनी बड़ी इनकी जिल्लत है और रेजिस्टेंस ने ये जो कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया है, ये एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया है और आप कह लें कि एम्बैरस किया है उन 57 कंट्रीज की आर्मीज को जो इस इजरायली आर्मी से, अब हम सख्त अल्फाज चलें इस्तेमाल करें या ना करें, उनसे खौफ के मारे बैठी हुई हैं कि पता नहीं इजरायली आर्मी के साथ लड़ेंगे तो उनके साथ क्या हो जाएगा। मैसेज दिया है रेजिस्टेंस ने इस हमले के साथ। वो इजरायली आर्मी जो मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर आर्मी बोली जाती है और उसकी जो एयरफोर्स है वो दुनिया की जो 5, 7, 10 बड़ी एयरफोर्स है उसमें उसका शुमार होता है। वो गजा के इस तबाह इलाके में जहां पर उसकी जमीनी फौज मौजूद है और उसकी एयरफोर्स है, वहां से अपने फौजियों को इवैक्यूएट नहीं कर सकी और रेजिस्टेंस अंदर से बैठकर कोई आगे से उनके ऊपर फायरिंग करती चली जा रही थी। अब जरा अंदाजा कर लें, यानी इनके ड्रोन्स फिर रहे हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स फिर रहे हैं, इनकी जमीनी फौज है, तबाहाल एरिया है, वहां से ये अपने बंदे नहीं उठा सके। इस तरह इतना कंप्लेक्स लेवल का एम्बुश जो है, इतना डिफिकल्ट लेवल का और नाकाबिले बयान कैपेबिलिटीज हैं जो रेजिस्टेंस ने दिखाई हैं। मुझे बताइए क्या ऐसी चीज है जो कि आप अपने फौजियों को इवैक्यूएट ही नहीं कर सकते? जमीनी फौज भी है आपकी और एयरफोर्स भी है, तो उनको ड्रैग करके कोई भी कवर लिया जा सकता है, फिर वहां से इवैक्यूएट किया जाए, तो उसमें क्या है? लेकिन पदन रेजिस्टेंस ने इस लेवल का एम्बुश लगाया कि वो इवैक्यूएशन नहीं हो सकी, उससे इनकी ज्यादा जिल्लत हो रही है। और फिर क्या हुआ कि इनका मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां पर हिट हुआ है। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई मिस्र की आर्मी नहीं लड़ रही है, ये हमास लड़ रही है और 20 महीनों से लड़ रही है और 20 महीने के बाद वो ये ताकत अभी भी रखते हैं। अच्छा, इस वाकये के बाद, शदीद जानी नुकसान उठाने के बाद और जिल्लत उठाने के बाद, और ये जालिम तरीन आर्मी जो सिर्फ औरतों और बच्चों से लड़ना जानती है, जो सिर्फ औरतों और बच्चों को बम गिराने जानती है, जो एड बंद करके जंग जीतना चाहती है, जो एड को एज अ वेपन इस्तेमाल करके एड सेंटर के ऊपर गोलियां चलाते हैं ये, और जब रियल वॉरियर्स इनका सामना होता है तो ये अपने फौजी इवैक्यूएट भी नहीं कर सकते। 7 अक्टूबर की रिपोर्ट के अंदर इजरायली इदारों ने खुद लिखा कि इनके जो जनरल्स थे, इनके जो मेजर्स थे, इनके जो टॉप ऑफिसर्स थे, वो कैसे कहीं जाकर नीचे बंकर्स के अंदर छुप गए, अपने कमरों को अंदर से लॉक करके कहीं टेबल के नीचे छुप गए। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ये आर्मी है टोटल, और इन सिर्फ औरतों और बच्चों के साथ ये लड़ना जानते हैं। तो इस हमले ने, आप कह लेंगे, पूरा एक मुख्तलिफ वाकयात तो होते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल का ये हमला है जिसने बहुत इंपैक्ट छोड़ा है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। इसके साथ जो है जबालिया और फिर बैतलहाया के इलाकों में नए तर्ज के ऑपरेशन इसी दरमियान हुए। टारगेटेड फोर्स कंसिस्टेड ऑफ 20 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन द 9th ब्रिगेड। मोस्ट ऑफ द फोर्सेस वाज किल्ड एंड वुंडेड एट द सीन। और डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट इज स्टिल ऑनगोइंग, इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस इवेंट्स इन द नेचर। ये बिल्कुल डिफरेंट वाकया है
बाकी भी वाकयात होते हैं, एम्बुश लगते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल का था। फिर इस फाइटिंग कंटिन्यूज इन द जबालिया ऑपरेशन एरिया, अभी भी लड़ाई जारी है। और इवैक्यूएशन ऑफ द डेड एंड वुंडेड सोल्जर इन जबालिया फेल्ड ड्यू टू हैवी फायर। फेल हो गया इवैक्यूएशन ऑपरेशन, इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ, और इतना हैवी फायर आगे से रेजिस्टेंस कर रही है। और फिर उन्होंने एक घर को निशाना बनाया, शेल उसके ऊपर फायर किया, और उस घर के अंदर जो फौज थी वो हलाक हुई और जख्मी हुई इसी जबालिया के एरिया के अंदर। जबालिया के एरिया के अंदर ओवरऑल फिर फाइट छिड़ गई है, यानी ये कन्वॉय हिट हुआ। फिर इसकी सराउंडिंग के अंदर जहां जहां उनकी फोर्स थी वहां पर भी क्लैशेस शुरू हो गए। 3 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आर अटेम्प्टिंग टू इवैक्यूएट सोल्जर्स वुंडेड इन जबालिया ऑपरेशन। 3 मिलिट्री हेलीकॉप्टर छोटी बात नहीं है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आर फायरिंग हैवी फायर इन जबालिया ऑपरेशन। शदीद तरीन बॉम्बिंग इस वक्त की जा रही है, लेकिन फिर भी फेल हो गए हैं। Military helicopter was fired upon while attempting to evacuate wounded people from Jabalia. इजरायली मीडिया ने कंफर्म किया है कि एक इनका जो हेलीकॉप्टर है वो हिट हुआ है। Resistance succeeded in thwarting major military operation by the army there and forces are currently withdrawing from the entire area of the incident. अब इस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला है कि इस पूरे एरिया से इजरायली फौज पीछे हटना शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। उस पूरे एरिया से जहां पर ये कोई बड़ा अग्रेशन करने जा रहे थे, पूरे एरिया से वो फौज जब निकलना शुरू हो गई है। इवैक्यूएशन प्लेन वाज टारगेटेड विद गाइडेड मिसाइल ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन ऑपरेशन व्हिच इजरायली मीडिया डिस्क्राइब्ड एज अ वेरी डिफिकल्ट एम्बुश। ये यहां पर हुआ है। और कसाम एम्बुश इजरायली यूनिट इन गाजा हिट बिल्डोजर्स। ये जो है ना बैते लाहिया के अंदर बिल्डोजर हिट हुआ है, दीगर फौज जो है वो उसको निशाना बनाया गया। इन्फेंट्री यूनिट था और वेल कोऑर्डिनेटेड एम्बुश बैते लाहिया दूसरा इलाका है, वहां पर ये लगाया गया। बिल्डोजर्स और इन्फेंट्री यूनिट वहां पर हिट हुआ। पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर जो है वो क्लैशेस हुए। और रेजिस्टेंस हैज इंटेंसिफाइड देयर गोरिल्ला स्टाइल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एम्बुशेस एंड बॉबी ट्रैप्स, inflicting mounting casualties among Israeli forces operating deep inside Gaza. Israeli occupied forces face mounting losses from resistance operations. इसलिए हमने पिछली वीडियो में आपके सामने रखा कि इजरायली फौज है वो कैसे कामकीजी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है, उनको आगे भेजती है, तो ये सब भी उनके काम नहीं आ रहा। उनकी कैजुअलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो और एस्केलेट कर दिए हैं, और अब वो एक नई तर्ज की कैपेबिलिटीज का मुजाहरा कर रहे हैं जिसमें उनका फोकस एम्बुश लगाना है। वो बस एक एम्बुश लगाते हैं, यानी इस नए फेज में वो जो सबसे बड़ा टैक्टिक ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये घात है। कहीं एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा के रख दी, कहीं पर बैठ गए, यानी घात लगाना ये उनका सबसे बड़ा इस वक्त ऑपरेशन टैक्टिक है इस फेज के अंदर। और 40,000 फाइटर्स उनके पास मौजूद हैं। तो अब आप देखिए कि ये आर्मी जो है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों के साथ लड़ना जानती है। तो इसके बाद जो है वो जब ये जाएंगे स्ट्रेचर के ऊपर इसराइल में, तो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर जो है वो और बहुत ज्यादा आने वाला है। और एक और बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ नाज़रीन, और ये इस बात का सबूत है कि बच्चों को, औरतों को मारना, इसका बोझ इनसे नहीं उठाया जाएगा। ये दुनिया में कोई भी नहीं उठा सकता। और इन्होंने क्या किया है यहां पर, ठीक है ना, इनको सोचना चाहिए था, इनको रहम खाना चाहिए था। यार आखिर सारे इंसान ही हैं, मतलब एक लैंड के लिए इतने बच्चों को मार देना, इतने औरतों को मार देना, इतने इंसानों को मार देना, ये अभी मैंने आपको मिसाल दी ना कि रशिया भी वहां पर अवॉइड कर रहा है कि सिविलियंस डायरेक्टली हिट ना हो, क्योंकि सारी दुनिया ये समझती है कि जब सिविलियंस को आप निशाने पर ले लेते हैं तो सिविलियंस को मारने से आप जंग हारते हैं, जीतते नहीं हैं। अब मैथ्यू मिलर जो कि स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन था बाइडेन के टाइम के अंदर, और ये इतना एक शख्स था कि जिसको पूरी दुनिया से तानो तशनी और आप समझ लें कि सख्त तरीन अल्फाज और इसके ऊपर तनकीद, और मतलब ये निशाने के ऊपर रहा पूरी दुनिया की, क्योंकि जो ये काम कर रहा था उधर बॉम्बिंग हो रही थी, जुल्म हो रहा था और ये डिफेंड कर रहा था। तो इसका जो चेहरा है ये दुनिया में सबसे नापसंदीदा चेहरा ये बन गया था, ये मैथ्यू मिलर जो है। मैथ्यू मिलर अब फारिग हो गया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, तो पहला इसने इंटरव्यू दिया है और पब्लिकली आकर इसने एतराफ किया है कि इजराइल वहां पर वॉर क्राइम्स कर रहा है। अब मुझे बताएं कि इस चीज की जो जरूरत क्यों पेश आई है। जिन लोगों ने इस जेनोसाइड को सपोर्ट किया है वो वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर नहीं चल सकते हैं। वो दुनिया और जेनोसाइड एक साथ नहीं चल सकते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो इस तरह के ऑफिशियल्स हो, चाहे वो कंपनीज हो, उनको लोग कबूल नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनको, आपको पता है जब वियतनाम की जंग हो रही थी, अमेरिकन फौजी जब वापस आए तो उनको पता चला कि अमेरिकन जो हैं ये तो इनके साथ बड़ी नफरत करते हैं, इनके साथ तो बड़ा
इनको बुरा समझते हैं। यानी अमेरिकन ये समझ रहे थे कि भाई हम तो वॉर हीरो हैं, इतनी बड़ी हमने जंग लड़ी है, इतनी हमारी कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं, एक मुश्किल तरीन जंग थी अमेरिका की। जब ये वापस आए तो इनको पता चला कि अमेरिकन तो इनको बहुत नापसंद से भी अगली बात करते हैं, जिसके ऊपर एक फेमस फिल्म जो है वो रैम्बो भी बनी, ठीक है। तो अमेरिकन फौजी और अमेरिकन सोसाइटी के अंदर उनको डिसलाइक किया जाने लगा, ठीक। तो ये तो फिर भी मामला और है, तो ये कोई भी इसका बोझ नहीं उठा सकता, इसका हिसाब किताब होकर रहेगा। और इजराइल जो सोच रहा है, ये जो इंतहा पसंद गवर्नमेंट बैठी हुई, ये भी अपने अंजाम तक पहुंचेगी और इजराइल भी। अब आप देखिए फ्रीडम फर्टिला के ऊपर जो आ रहे हैं जांबाज, पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है, इनकी जुर्रत को सलाम, इनकी बहादुरी को सलाम। और जिसको कहते हैं ना कि सही वाली बहादुरी, जान हथेली पर रख कर ये लोग वहां से निकले हुए हैं। वीडियोस भी उनकी आ रही हैं और खाना मेडिसिन ये लेकर वहां से आ रहे हैं। और लिंडसे ग्राहम ने जो स्टेटमेंट जारी की है, जो ग्रेटा थंडरबर्ग हैं, जो अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, जो ट्रंप को बहुत डिसलाइक करती हैं और 10-12 साल की उम्र से ये फेमस हैं, उसके बारे में लिंडसे ग्राहम ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसको थ्रेट किया है। कहता है होप ग्रेटा एंड हर फ्रेंड्स कैन स्विम। ये लिंडसे ग्राहम जो है वो बड़ा एक करैक्टर है, हिस्ट्री का बड़ा एक अफसोसनाक करैक्टर है, और ये डीप स्टेट का फेस है। ईरान जंग का बहुत बड़ा हामी है, और इराक जंग और ये सारी जंगें इसका बहुत बड़ा लॉबियस्ट है, और इजराइल का ये फ्रंट मैन है, ठीक है, डीप स्टेट का फेस है। और अभी ये वहां बहुत एक्टिव है यूक्रेन के अंदर। अभी ये ज़ेलेंस्की से मिलकर आया है, इस हमले से एक दिन कबल ये वहां पर मिलकर आया है, और ये इसने जंग एस्केलेट करने का ऑर्डर जो है वो ज़ेलेंस्की को दिया है, और ये एक बिल भी लेकर आ रहा है, उसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो इसने, आप जरा अंदाजा करें, वो अमेरिकन एक्टिविस्ट है और ये कह रहा है कि होप ग्रेटा एंड हर फ्रेंड्स कैन स्विम, कि यानी इनको तैराकी आती होगी। इसका मतलब क्या है कि इस जहाज को तो इजराइल हिट करेगा तो ये पानी में छलांग लगाना पड़ेगी या उसी में डूब जाएंगे, जारी बात है। पानी में छलांग लगाकर तो मतलब इतना बेरहम जुमला उसने अपनी ही एक एक्टिविस्ट अमेरिकन के बारे में जो है वो बोला है। यमन जो है वो नेक्स्ट फेज जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। यमन वांट्स फॉरेन कंपनीज टू लीव इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज एज नेक्स्ट फेज ऑफ एस्केलेशन लूम्स। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ बड़ी अहम तरीन कॉल पर बात हुई है। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोप कंस्ट्रक्टिव रोल इन न्यूक्लियर इशू। ये ईरान ने कन्वे किया यूरोप को कि आप जरा होश के नाखुन लें, आप हमारे खिलाफ जाकर क्या हासिल कर लेंगे, हम तो झुकने वाले नहीं हैं, तो आप जरा कंस्ट्रक्टिव रोल। तो जर्मनी के साथ कॉल पर बात हुई है, और अमेरिका ने प्रपोजल भेजा था जिसमें यह था कि ईरान इनरिचमेंट नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जब उसको रिजेक्ट करने जा रहा है, इससे कशीदगी और ज्यादा जो बढ़ने जा रही है, मिडिल ईस्ट के अंदर माहौल और खराब होने वाला है। जब अमेरिका को पता है कि ईरान इसको रिजेक्ट करेगा तो फिर उन्होंने इसको क्यों भेजा? तो शायद वो जंग का जवाब तलाश कर रहे हैं या इजरायली लॉबी को खुश कर रहे हैं। वहां पर ज़ायनिस्ट बैठे हुए, ट्रंप इंतजामिया में ज़ायनिस्ट बैठे हुए, ठीक है ना, ज़ायनिस्ट से घिरी हुई है ये इंतजामिया। और ट्रंप जितने वो दावे कर, अच्छा ट्रंप जो है ना वो अपना एक उसकी पर्सनैलिटी है कि उसने एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में रखा हुआ है। हालांकि ये बहुत बाइडेन से भी ज्यादा अगला है, ये उससे भी आप सख्त और बेरहम आप इसको कह सकते हैं, लेकिन उसने एक सॉफ्ट इमेज अपना क्रिएट किया होगा, मैं तो अमल लाने वाला हूं। और फिर इसकी फनी वीडियोस भी आती रहती हैं, और फिर जैसे ये यू टर्न ले लेता है, दुनिया इसको नॉन सीरियस सा लेती है, तो ये उससे भी ज्यादा, अब कहते हैं कि ये ज्यादा सख्त और बेरहम और इस तरह के फैसले। कोई अमेरिकी सदर ये नहीं कह सका कि गजा पर कब्जा करेंगे। दुनिया के सबसे मजलूम लोग हैं गजा के लोग, और जेनोसाइड में कहना कि इनको निकालेंगे और यहां पर गोल्फ कोर्स बनाएंगे, ये कोई जी शऊर शख्स कर सकता है? तो बहरहाल अब ट्रंप साहब की इंतजामिया जब वो ज़ायनिस्ट और हॉकिश से घिरी हुई है, कोई कह रहा है चाइना से जंग करो, कोई कह रहा है रशिया के खिलाफ असलहा मजीद दो, और कोई कह रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर ये ईरान के साथ जंग करो और गजा में ये सारा उनको डिस्प्लेस करो। तो अजीब माहौल वहां पर बना हुआ है। अब नेटो ने नाज़रीन एक्सरसाइजेज जो है वो शुरू कर दी हैं। नेटो एक्सरसाइज सिमुलेट्स रशियन इन्वेजन अक्रॉस फ्रंट लाइन मेंबर स्टेट्स। देखिए यूरो न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये हमारी कोई बातें नहीं है, हमारी कोई स्पेकुलेशंस नहीं है, हमारा कोई एस्टिमेट नहीं है कि हम ऐसी हवा में बातें आपके सामने रख रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर यूरो न्यूज आपके सामने रख रहे हैं कि नेटो ने अचानक एक्सरसाइजेज जो है वो शुरू कर दी हैं फ्रंट लाइन स्टेट्स के ऊपर। पोलैंड है, बाल्टिक सी है, ऊपर फिनलैंड है, फिनलैंड को भी इन्होंने नेटो में घसीट दिया है। तो वहां पर जनाब के रशिया इन्वेड करने वाला, रशिया कोई इन्वेड करने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन रशिया हिट कर सकता है इनकी बेसेस को। उसकी वजह यह है कि उनकी बेसेस को इन्होंने हिट किया, और उसमें बड़ी एक जो खतरनाक बात हुई है, जो बॉम्बर्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर्स, उनको खुली फिजा में यानी अपनी बेसेस में किसी हैंगर में नहीं, ओपनली खड़ा किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है?
ये एक मुआहदा है जो 2010 के अंदर ग्लोबल पावर्स, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो जिनके पास ये कैरियर्स हैं यानी बॉम्बर्स हैं, उनके दरमियान हुआ था कि आपके जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं सबके वो इस तरह से ओपनली खड़े होंगे, किसी हैंगर में कहीं छुपा कर नहीं, ताकि जो थर्ड पार्टी है वो सैटेलाइट्स के जरिए देख सके कि ये क्या कन्वेंशनल पर्पस ही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर इनको कहीं न्यूक्लियर आर्म्ड तो नहीं किया जा रहा। जैसे रशिया के हैं तो अमेरिका देखता रहे, और अमेरिका के हैं कि रशिया देखता रहे, चाइना देखता रहे। अब जैसे अमेरिकन बॉम्बर्स आए थे तो वो भी खुली फिजा में खड़े हुए थे और सैटेलाइट से उसकी इमेज आई थी। तो ये एक मुआहदा है और उस मुआहदे को नेटो ने वायलेट किया है। बिला वजह उन्होंने अपने सबसे बड़े कीमती एसेट्स हवा में नहीं खड़े किए हुए, खुली फिजा में कोई भी आकर हिट कर ले। ये एक एग्रीमेंट है। और जब आप एक ग्लोबल पावर्स के साथ, यानी देखें वर्ल्ड वॉर क्या होती है, वर्ल्ड वॉर ये है कि आपके तमाम मुआहदे खुले लाइन हो गए। और उसका मतलब पता है आपको क्या होता है? जब हम कहते हैं कि वर्ल्ड सिक्योरिटी को खतरा है, उसका मतलब आपको पता है क्या होता है? जरा वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्रीज पढ़कर देख ले, इंसानियत कितनी बेरहम हो सकती है जब ये सारे मुआहदे जब खत्म हो जाते हैं। इंसानियत का कोई और रूप ही दुनिया देखती है। ये बड़ी बेरहम बातें हैं, ठीक है, ये बड़ी तलख हिस्ट्री है। और इंसान कितने बेरहम हो सकते हैं वो इन जंगों के अंदर हम देखते हैं। तो इस तरह से मुआहदों को तोड़ना, और यानी रशिया के पैसे भी फ्रीज कर लिए, अब उनके साथ ये वायलेशन इस तरह के भी कर रहे हैं, तो रशिया ने भी तो अपने आप को डिफेंड करना है। तो ये तो आग से खेलने वाली बात है। ये दुनिया को, ये जो मस्खरा है ना ज़ेलेंस्की और इधर ये बेरहम शख्स नेतन्याहू, ये दोनों जो है वो दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। और नेटो ज़ेलेंस्की के कंधे पर रखकर जब बंदूक चला रहा है, बड़ी खतरनाक बातें हैं। 26,000 मल्टीनेशनल ट्रूप्स जो है वो अभी अभी डिप्लॉय होने की खबर आ रही है बाल्टिक के अंदर जो स्टेट्स हैं, और इसके अलावा पोलैंड के अंदर। और इस रिपोर्ट में आपको पता है क्या लिखा है? अगले आने वाले महीनों के अंदर रशिया इन्वेड कर सकता है। मे भी ऐसा हो, मे भी ऐसा ना हो, लेकिन जैसे इन्होंने एक सबोटाज ऑपरेशन किया है, रशिया इसी तरह से नेटो बेसिस को हिट कर सकता है। अब रशिया ये देख रहा है कि उसने क्या करना है, मतलब रशिया इसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। अब उसने सोचना है कि आगे वो जंग किस तरह से लेकर चलेगा। अभी पुतिन ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है, और ये रशिया के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और रशिया ड्रेन हो रहा है, ठीक है ना, जैसे सोवियत यूनियन के साथ हुआ अफगानिस्तान में। तो वो तो इस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज खोते चले जाएंगे और एक दिन नेटो जब उनके पर हमला कर देगा। तो रशिया को कुछ ना कुछ बहरहाल जब वो करना है। और ये जो लिंडसे ग्राम है, ये अभी ज़ेलेंस्की से मिलकर आया है और ये एक बिल लेकर आ रहा है कांग्रेस में रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस का। इसने वहां पर जाकर थपकी दी है ज़ेलेंस्की को, और उसके बाद संडे का ये हमला हुआ। और सारी बातें डीप स्टेट ने इसको भेजा है, और डीप स्टेट जो है वो नहीं चाहती कि ये जंग रुके, और डीप स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर आलमी जंग। और जो पिछली वीडियो में एक बात हमने आपके सामने रखी कि ये जो डीप स्टेट है, ये जो बड़ी कंपनीज हैं और वो ताकतें हैं जो दुनिया को चला रही हैं, और करेंसी उनकी है, इकोनॉमिक सिस्टम उनका है, ये इकोनॉमीज फॉल कर रही हैं, और जो चाइना है और बाकी इकोनॉमीज है वो ग्रो कर रही हैं। डॉलर से दुनिया हटती चली जा रही है। तो अब वो नया इकोनॉमिक मॉडल जो इंपोज करना है। अब देखें, ये जो लिंडसे ग्राहम है, इसके ओपनली बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमारी असल जंग 26 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो यूक्रेन में मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, हमें उसके ऊपर जाकर कब्जा कर लेना चाहिए। अब रशिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसके ऊपर कब्जा इनका मकसद है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर इनका कब्जा मकसद है। तो नया इकोनॉमिक मॉडल लाने के लिए और अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए अब इन रिसोर्सेज पर कब्जा जरूरी है। नए ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर और सारे जो वसाइल हैं उनको कब्जे में लेना बहुत जरूरी है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जिससे हम इस वक्त दो चार हो चुके हैं। ना ही यूक्रेन का कोई सोल्यूशन है और ना ही गजा का और मिडल ईस्ट का कोई सोल्यूशन है, और ईरान के मुज़ाकरात पता नहीं किस तरफ जाएंगे। और रशिया जब ईरान से ड्रोन खरीदने जा रहा है, टेलीग्राफ लिख रहा है, रशिया शहीद ड्रोन आर्सेनल हैज जस्ट बिकम मोर डेडली, और डीपनिंग कॉपरेशन हो रहा है। अब ये जो शहीद ड्रोन्स हैं इसको अपग्रेड किया गया है, ये 90 केजी जो है ना वॉरहेड है, यानी 90 केजी ये कैरी कर सकता है। रशिया डेडली ड्रोन इंडस्ट्री अपग्रेडेड विद ईरान हेल्प। ये यहां पर जो कॉपरेशन है बढ़ता चला जा रहा है। ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है, और पुतिन इज एट स्टेक। रशिया डेटर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। फुली डिस्ट्रॉय तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसको धचका लगा है, वो डैमेज हुई है, और रशिया जैसी पावर ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। देखते हैं रशिया का क्या रिस्पॉन्स आता है। रशिया आखिरी हद तक नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर इस्तेमाल हो, लेकिन नेटो ये भी चाहता है कि रशिया सिविलियंस के हवाले से कोई ज्यादा कैजुअलिटीज हो, ताकि रशिया का जो एक इमेज है, जो उसको नैरेटिव में कामयाबी मिले, वो भी डिस्ट्रॉय हो।
ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें वो करना चाह रहे हैं और वो लॉन्च कर चुके हैं फुल स्केल। देखें निगोशिएशंस क्या थे, उसमें क्या हासिल हुआ, फेक निगोशिएशंस, उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और हम घूम फिर कर वही आलमी जंग के खतरे के ऊपर आकर खड़े हो गए। और नेटो तो फुल स्केल आगे बढ़ चुका है और वो $800 बिलियन का बजट पास कर रहे हैं, उसकी तैयारियों में है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आप राय से लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।